केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए, जबकि मोदी सरकार 3.0 के 1 साल। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिखता है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे, जेपी नड्डा ने गिनाई उपलब्धियां। परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र, सरकार के सख्त फैसलों से आया बदलाव। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले देश तुष्टीकरण की राजनीति देख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बदलकर जवाबदेही की राजनीति और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलकर एक नया दौर शुरू किया है, जहां तुष्टीकरण की जगह जवाबदेही, पारदर्शिता और विकास ने ले ली है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देश। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। मुस्लिम महिलाओं को सम्मान, 3 तलाक का खात्मा। महिलाओं को 33% आरक्षण, CAA लागू। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अति गरीबी में 80% की कमी आई। चिनाब ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया से निवेश और नवाचार को बढ़ावा। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण। जल जीवन मिशन से 11.82 करोड़ ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन। हर महीने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज। डीबीटी के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम। 4 करोड़ गरीबों को घर, 3 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य। एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद पर लगाम। इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके, इसके लिए निर्णय लिए गए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दशक में SC, ST, OBC समेत समाज के सभी वर्गों की चिंता की। उसी तरीके से हमने विमेन लीड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। महिलाओं को पायलट बनाने से लेकर आर्मी में कमीशन देने तक, सैनिक स्कूलों में दाखिले से लेकर NDA में भर्ती तक, लखपति दीदी से लेकर सखी बहनों को प्रमोट करने तक। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे OBC भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू SC, ST और हमारे OBC भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। नड्डा ने कहा कि आज भारत का आम नागरिक ये मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिखता है। जेपी नड्डा ने कहा कि
कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे किए, जिसमें भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर प्रगति की। वहीं बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल गरीब, किसान और वंचितों के लिए समर्पित रहे। इन 11 वर्षों में जो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जिन आवश्यकताओं से, जिन अभावों से, जिन कठिनाइयों से जो लोग जूझते थे, बीमारी में इलाज नहीं करा पाता थे पैसा के अभाव में, गांव का किसान पैसे के अभाव में बीज नहीं लगा पाता था, लोग तरह तरह की परेशानियों से झेलते थे, कच्चे मकान में रहते थे, सड़क की सुविधा नहीं थी, और बिजली जो 18,000 गांव में देश आजाद होने के बाद 2014 तक नहीं पहुंची थी, वैसे सारे गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। 5 लाख लोगों को 5 लाख रुपये तक का पैसा देने का काम किया। इलाज कराने के लिए किसानों को प्रत्येक 2 महीना में 2-2 हज़ार रुपया देने का काम किया। इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास गिनवाने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। पूंजीपतियों की सेवा और पूंजीपतियों के आगे समर्पण, ये उपलब्धि, जीएसटी, नोटबंदी, बिना कोई नीति का लॉकडाउन, देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर, ये उपलब्धि है केंद्र सरकार की। हर मामले में विफल, महंगाई चरम पर, इनके उद्योगपति मित्र लाभान्वित हो रहे हैं। कई एक देश छोड़ के जा चुके, कई एक जाने की तैयारी में होंगे। सिर्फ उद्योगपति मित्रों के लिए काम हुआ। किसान बेहाल है, किसान सड़कों पर रहता है, साल में 6 महीना तो वो आंदोलन करते रहते हैं। स्मार्ट सिटी क्या हुआ? विदेशी कर्ज 3 गुना ज्यादा बढ़ गया 2014 से, अगर अभी तक तुलना करें तो। प्रति व्यक्ति आय घटते ही जा रही। हम 149वें पायदान पर हैं। पीठ ठोकते हैं अपना हम लोग कि चौथा अर्थव्यवस्था हो गया, लेकिन वो झूठी कहानी बताई जाती है। ये 11 वर्ष कम से कम 111 विफलताएं सामने खड़ी हैं। अब लोग आंख मूंद लें और अपनी पीठ अपने थपथपाएं तो उसका तो कोई जवाब नहीं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर संकल्प से सिद्धि तक के तहत बीजेपी अभियान चला रही है। इसके तहत 10 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रांची में बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करेंगी। वहीं 10 और 11 जून को जिला स्तर पर प्रदर्शनी और कार्यशाला का आयोजन होगा। 12 से 14 जून तक मंडल स्तर पर संकल्प सभा, 15 से 17 जून तक वार्ड स्तर पर चौपाल लगाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए। इन 11 सालों में देश ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई ऐसे फैसले देखे जिन्हें ऐतिहासिक माना जाता है। खास तौर पर 3 तलाक का खात्मा, जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन, जो अभी सबसे फ्रेश जनता के दिमाग में है। और सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे कई विषय हैं जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन्हें 11 सालों के कार्यकाल पर सवाल उठा रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसानों के लिए क्या किया गया, युवा वर्ग के लिए क्या किया गया, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, उसका क्या हुआ। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। परवाज खान जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़ चुके हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले विपक्ष का रुख करते हैं। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ है। सुनील जी, मोदी सरकार के 11 साल कैसे देख रहे हैं? 11 साल के कार्यकाल को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक दुष्प्रचार करने वाली पार्टी है और प्रचार में विश्वास करने वाली पार्टी है। जमीन पर बिल्कुल किसी भी तरह का कोई हकीकत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखाई नहीं देता है।
भारतीय जनता पार्टी का ही 2014 के पहले वादा था 2 करोड़ रोजगार। 22 करोड़ रोजगार है देश में, रोजगार मिला है सरकारी। भारतीय जनता पार्टी का वादा था जो 65 रुपये पेट्रोल डीजल की दाम जो कांग्रेस सरकार में मिलता था उसको 35 रुपये कर देंगे, 100 रुपये डीजल पेट्रोल है। भारतीय जनता पार्टी की वादा था कि 450 रुपये सिलेंडर कर देंगे, 1000 से 11 रुपये सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है। भारतीय जनता पार्टी की वादा था कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन इन्होंने अपने मित्रों का 11 लाख करोड़ कर्ज माफ किया भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों को, लेकिन 2 लाख करोड़ किसानों का माफ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी वादे थी, भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि 2022 तक देश के सभी नागरिक को पक्का का मकान। भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि देश के सभी नागरिक को मैं रोजगार से जोड़ दूंगा। 2022 तक बुलेट ट्रेन की भारतीय जनता पार्टी का वादा था। भारतीय जनता पार्टी का वादा था कुपोषण से मुक्त भारत। भारतीय जनता पार्टी की वादा था गंगा को मैं गंदगी मुक्त कर दूंगा, गंगा गंदगी मुक्त हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी आप सब जितनी भी इन्होंने वादा करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी से देश के लोगों के साथ में, तो हमेशा छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार वाली पार्टी है, प्रचार करके राजनीति करती है, प्रचार करके वोटों लेने की काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी सच में, अभी वो बता रहे थे कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगाकर आप 2024 के चुनाव में आपका प्रमुख विषय था, आप क्या देते थे भाई? 5 केजी फ्री अनाज देते थे। तो आप कहां पर भारतीय कांग्रेस आप लाके इस देश को खड़ा करने का आपने काम किया है? किसान त्राही त्राही करें, किसान का 3 काला कानून आपने लाया, भारी विरोध हुआ, उसमें 700 उसमें 900 किसान शहीद हो गए, शहादत दे दिया आपने। एक भी शब्द उन किसानों के बारे में नहीं बोला, एक शब्द श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया। हमारे कोरोना काल में इस देश के डॉक्टरों ने लड़ते लड़ते अपने 900 डॉक्टरों ने इस देश का शहादत दिया, लेकिन लोकसभा में जब प्रश्न पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री से, तो उन्होंने बताया भी नहीं कि कितने लोगों ने शहादत दिया सेवा करते करते, और श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो बातें करती है, प्रचार प्रसार करती है। आप देख लीजिए, इन्होंने कहा था कि मैं ब्लैक मनी ले आऊंगा। कहां है ब्लैक मनी? 15 लाख हर अकाउंट्स में देंगे। कहां पर अकाउंट्स 15 लाख रुपया लोगों को देने का काम किया? आप देखिए कि 99.9% पैसा रिकवरी हो गया। तो आप हर तरह से इस देश के जनता को ठगने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, और अपने व्यापारी मित्रों को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, मजबूत करने के लिए जितनी भी राजनीति हथकंडा अपनाते हैं। और इस देश के गरीब बच्चों के पढ़ने वाले कागज कॉपी कलम पर भी आपने 18% जीएसटी लागू कर दिया, लगा दिया है। तो आप बिल्कुल असफल हैं। 11 वर्षों में इस सरकार की किसी भी तरह का कोई सफलता इस देश के समक्ष नहीं है। चलिए रुक करते भारतीय जनता पार्टी का। कई तरह के गंभीर आरोप लगे, कई सवाल पूछे गए विपक्ष की ओर से, और सिर्फ आज नहीं पिछले 11 सालों से पूछे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते प्रतुल शाहदेव को क्या लगता है कि देश ने 11 सालों में किन किन मुकामों को हासिल किया है? देखिए, सबसे पहले आयुष जी, आज भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस है। भगवान बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करके मैं अपने डिबेट की शुरुआत करता हूं। उन्होंने शहादत दी थी, वो अंग्रेज़ मिशनरियों के खिलाफ लड़े थे, वो ब्रिटिशर जो थे, जो हुकूमत कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़े थे। तो सबसे पहले उस वीर भगवान को हमारा प्रणाम। देखिए, ये 11 वर्ष कहते हैं मोदी सरकार के डिफाइनिंग ईयर्स है। अब गागर में सागर भरना होगा। मैं अगर 3-4 मिनट में से समाप्त करने की कोशिश करूं, फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि मुझे 4 मिनट, 3.5-4 मिनट का समय दें। मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा तेजी से कि हम लोगों ने क्या अचीव किया। देखिए, ये डिफाइनिंग ईयर्स है 11 वर्ष, जब भारत ने एक लंबी छलांग लगाई, जब भारत विश्व गुरु बनकर उभरा, जब भारत जो तय करता था फॉरेन पॉलिसी, विदेशों में उसको फॉलो किया जाता था। ये 1971 का भारत नहीं था जब इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रही थी, भारतीय सेना युद्ध लड़ रही थी, तो 100 देशों ने हमारे खिलाफ यूएनओ में वोटिंग की थी। उस समय तो सिर्फ रूस के वीटो के कारण हम बच निकले थे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है जिसने आज पूरे विश्व में एक तरीके से एक रूप में सारे लोगों को, 2-3 देशों को छोड़ दे तो भारत के समर्थन में बोलने को मजबूर किया। ये वो 1972 का भारत नहीं है जब शिमला समझौते के तहत बिना शर्त के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया गया, पीओके नहीं लिया गया और उनको आज़ाद कर दिया गया, जबकि जो भारतीय बंदी थे उनको नहीं लाया गया। ये उस समय का भारत नहीं है जब श्रीलंका और भारत के बीच का एक द्वीप है, उसको द्वीप को हम लोगों ने श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया। ये वो भारत नहीं है जो अस्काई चीन के इलाके को हैंडओवर कर देगा चाइना को, और नेहरू जी पार्लियामेंट में कहेंगे साहब यहाँ तो एक तिनका भी नहीं उगता। देखिए, अब अपनी सरकार की उपलब्धियों की ओर आते हैं। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये
हम लोग सब जानते हैं, ट्रिपल तलाक का इशू जानते हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी हटाने की। कश्मीर से 370 और 35 से हटने की बात पे कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कहाँ कोई नदी बही साहब। और हम लोगों ने जो किया, राम मंदिर 500 वर्षों के इतिहास के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और जो हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट का, जो उरी के बाद काउंटर स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को, मेनलैंड पाकिस्तान में 1971 के बाद घुसकर पहली बार भारतीय सेना ने वहां पर जाकर अटैक किया, ये सब नया भारत का परिदृश्य है। देखिए अब दिखाते हैं आपको कि अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को हम लोग अन्न का लाभ देते हैं। और ये जो कहना कि ये सिर्फ गरीबों को मिलता, नहीं साहब, कोविड के समय देश ने यह निर्णय लिया था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने, कि जो लोग अभी बहुत मुश्किल समय से रह रहे हैं वो फिर से गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को हम लोगों ने निकाला। ये IMF के डेटा है, वो फिर से वापस नहीं चले जाए, उनको सपोर्ट देते थे हम। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं हमारे घर में, हमारे देश में। हर घर जल योजना के तहत 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिला। झारखंड की क्या स्थिति है छिपी नहीं है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत 51 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच मिला। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2025-26 में गेहूं और धान की जो MSP है, बजट में जो प्रावधान किया गया है, उसको रिकॉर्ड उसमें वृद्धि हुई है 1500% से लेकर 7,350% 2014 के तुलना में। अगर आप काउंट करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हम लोग 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष देते हैं और अब तक 3,70,000 करोड़ बांट चुके हैं। फसल योजना के तहत 1,75,000 करोड़ हम लोगों ने दावे निपटाए हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख करोड़ किसानों को अभी तक हम लोगों ने किया है। मेगा फूड की बहुत संख्या बढ़ी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हमने अगले जनगणना के बाद 33% रिजर्वेशन उनको देने का वादा किया है। NDA में पहली बार महिलाओं को प्रवेश मिला। मातृत्व अवकाश बढ़ गया। 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने मुक्ति दिलाई, जो ये इनमें हिम्मत कभी नहीं थी तुष्टिकरण के कारण। और जो मध्यम वर्ग में 12,75,000 रुपए तक का आयकर पर आय शून्य हम लोगों ने किया। 46 करोड़ व्यक्तियों को, व्यापारियों को UPI का ये प्रयोग कर रहे हैं। और आप देखें, जो कहते हैं कि कितनी नौकरियां हुई, क्या हुई, हम लोगों ने रोजगार और स्वरोजगार की बात की थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं, 52 करोड़ अकाउंट्स हमने मुद्रा लोन के दिए हैं, जिसमें 35 करोड़ लोग हैं जिन्होंने एक बार यूज किया है, और 17 करोड़ ऐसे हैं जिनका पहला लोन चुकता हुआ उन्होंने दूसरी बार भी यूज किया। और आप देखें, अमृत जो पहले 15 एम्स हुआ करता था, माफ कीजिएगा, 2014 से 24 के बीच में हमने 15 एम्स और मेडिकल कॉलेजेस में 1 लाख से ज्यादा सीटों की बढ़ोतरी की। 7 नए IIT, 8 नए IIM और 490 यूनिवर्सिटीज बनाए, जो कभी नहीं बना। स्टार्टअप इंडिया के तहत 1.6 लाख स्टार्टअप को हम लोगों ने किया। और उसके बाद आप देखिए, आयुष्मान भारत के तहत 55 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दे रहे हैं, जिसको झारखंड सरकार ने जिस योजना का बेड़ा गर्क करके रखा है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड के समय हमने टीकाकरण अभियान चलाया। 220 करोड़ लोगों को हम लोगों ने जिस समय उस समय टीकाकरण कराया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत LOC पार करके 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। और उसके बाद आप देखिए, रक्षा का निर्यात हम आयात के लिए जाने जाते थे, 2024-25 में 23,622 करोड़ हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ने लगी है। INS विक्रांत पहला जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको देश में बनाया गया। फाइनली अब मैं कर रहा हूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हम 142 में थे 2014 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। आज 63वें पायदान पर आ गए। और उसके बाद आप देखें, 10वें नंबर पे थे हम 2014 में, जो भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज हम 4थे नंबर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो ये पर कैपिटा इनकम की बात होती है ना, तो पर कैपिटा इनकम जो कांग्रेस की सरकार के समय था वो 70,000 रुपए के आसपास का था, वो आज 1,80,000 रुपए के आसपास हो गया है। तो उसके अलावा आप देखें, आत्मनिर्भर भारत के लिए MSME और व्यवसायियों को हमने 29.8 लाख करोड़ के पैकेज दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 54,917 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी। और जो हवाई अड्डे संचालित होते थे 2014 में, ये तमाम उपलब्धियां हैं। बस 30 सेकेंड और 74 से बढ़कर 160 हो गई। और आप देखें, टेक्नोलॉजी में 104 नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए। और उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महल, काल लोक, प्रमुख सांस्कृतिक जो जगह है उनका हमने
डेवलपमेंट किया, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मानित करते हुए जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के तहत हम लोगों ने वक्फ संपत्तियों पे जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ावा दिया। लुकिंग नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने जो अब है उग्रवाद जो 64% घटा, आपसा जो है वो 75% जो इलाके हैं उसमें से हटा लिया गया। और आप देखिए ये सारी उपलब्धियां हैं। 53 करोड़ लोगों को हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ा, डायरेक्ट बेनिफिट टैक्सेस के जरिए। कभी राजीव गांधी ने कहा था कि सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है गरीबों तक, वो हम 100% पहुंचाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। चलिए 11 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है उसकी एक झलक भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आपको दिखाई है, लेकिन कई तरह के सवाल अब भी उठाए जाते हैं। लेकिन हम रुक करते राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, आप लोग सवाल उठाते हैं विपक्ष की भूमिका में पिछले 11 साल से, निश्चित तौर पर आपका काम है सवाल उठाना। हम लौटेंगे आपके पास। जो तमाम तस्वीरें, तमाम झलकियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई गई हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन झलकियों को दिखाया, उन जानकारियों के बारे में, उन उपलब्धियों के बारे में देश की जनता को अवगत कराया। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस और जेएमएम जो कि झारखंड में इस वक्त मौजूदा सत्ता में है, कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी उन्हीं दलों में एक है। हम रुक करते राष्ट्रीय जनता दल का। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, आप लोग सवाल उठाते रहे, निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका में आपका ये काम है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या जम्मू कश्मीर से 370 हटना गलत था? क्या 3 तलाक कानून का हटना गलत था? या फिर लगातार जो हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं, या फिर डिफेंस के सेक्टर में अब हम निर्यात करने लगे हैं, ये गलत है? किन किन मुद्दों पर लगता है कि जो केंद्र में मोदी सरकार है वो गलत है, और क्या इन तमाम चीज़ों को भी गलत मानते हैं? विजय, हमने 11 वर्षों में देखा, हमने 11 वर्षों में काला धन वापसी लाने वाले माननीय नेता को कहते 100 दिन में काला धन वापस लाने वाले नेता को जो काला धन रखने वाले थे उनको अपने पार्टी में मिलाते हुए देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से मेक इन इंडिया का राग अलापने वाले प्रधानमंत्री फिर 11 वर्षों के बाद कहते हैं कि अभी भी हमारा भारत चीन से छोटे आंख वाले गणेश जी का निर्यात करता है। हमने अभी देखा बिना नोटबंदी पर नोटबंदी करने की नोटबंदी की असफलता को देखा। हमने देखा जीएसटी बिना तैयारी के जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को परेशान करते हुए देखा। हमने बेरोजगारी को चरम सीमा पर देखा। हमने राफेल डील में पारदर्शिता और जब विपक्ष सवाल पूछा तो संसद में जवाब नहीं देते हुए सरकार को देखा। हमने कोविड-19 में बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन लगाते हुए देखा, जबकि हमारे विपक्ष हम कहते आ रही थी कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जब हमने देखा कि पूरे देश में कोरोना फैल रहा है फिर भी कोई तैयारी, बिना किसी तैयारी का लॉकडाउन लगाते हुए देखा। हमने देखा कि दूसरे पेज में कोविड के कि एक तरफ हमारे मजदूर पैदल कोसों दूर पैदल चल रहे थे, दूसरे तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ताली और थाली बजवा रहे थे। हमने देखा कि अग्निपथ योजना के तहत महज 21 सालों में युवाओं को रिटायर्ड करते हुए हमने देखा। हमने महंगाई को चरम सीमा पर देखा। हमने मणिपुर को जलते देखा, हमारी बहन बेटियों को इज्जत को सरेआम लूटते हुए और सरकार को सदन में ना जवाब देते हुए देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से माननीय इनके बीजेपी के जो मंत्री हैं वो हमारी बहन सोफिया कुरैशी पर सवाल पूछते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर भी पार्टी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करते हुए देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जबकि हमारे सेना पूरी तरह पाकिस्तान को कब्जे में लिए हुए हैं, फिर भी दूसरे देश के दबाव में माननीय प्रधानमंत्री को आते हुए देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से पुलवामा हमले के बाद जब हम सब उसकी जांच करने की मांग कर रहे थे, उस वक्त किस प्रकार जांच नहीं करवाया गया और पहलगाम हमला हुआ। इसके बाद पहलगाम हमला हुआ, हमने देखा कि किस प्रकार से 70 पेपर देश में लीक होते हैं, फिर भी देश के शिक्षा मंत्री को जवाबदेही न देते हुए देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से बार बार ट्रेन हादसे होते हुए देखा और इसके बाद भी रेलवे मंत्री को कोई जवाबदेही ना देते हुए हमने देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से बार बार हमले हुए और यह माना गया कि फेलियर है, इसके बाद भी गृह मंत्री को जवाबदेही देते हुए हमने नहीं देखा। हाँ, आत्मनिर्भर भारत
हमने देखा है, हमने इन्हीं सारी चीजों में आत्मनिर्भर भारत देखा है। हमने भारत को आत्मनिर्भर देखा है तब जबकि सारे जगहों पर माननीय प्रधानमंत्री का फोटो देखा है। हमने भारत में देखा पहली बार कि शहीदों के नाम पर वोट मांगते हुए देखा है। हमने देखा है इन 11 वर्षों पे हमने यही सारी चीजों को देखा है। और सवाल पूछने पर विपक्ष की आवाज को कैसे दबाया जाए, कैसे एक संसद से 140 सांसदों को बाहर किया जाए, हमने ये सारी चीजें देखा है। हमने कहीं ना कहीं तानाशाही देखा है। चलिए, सीधे तौर पर आरोप है कि पिछले 11 सालों में कुछ देखा ना देखा, तानाशाही जरूर देखा है। रुक करते हैं हम परवाज खान जी का। परवाज जी, एनडीए में आप हैं और मजबूती से इस वक्त एनडीए की सरकार केंद्र में चल रही है। देखिए, तमाम उतार चढ़ाव है, कोविड उनमें से एक बड़ा पीरियड रहा है और ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम नहीं दिया गया था उससे पहले भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे पहलगाम हमले को लेकर। लेकिन इन 11 साल को अगर हम कुल जमा बात कर लें, आप कैसे देखते हैं और कैसे एनडीए एक साथ मजबूती से खड़ा रहा, इसके बारे में भी बताएं। धन्यवाद आयुष। सबसे पहले तो शौर्य और पराक्रम के जो एक देवता भगवान बिरसा मुंडा के शहादत पे आज उनको कोटि कोटि जोहार। देखिए आयुष, इन प्रतुल भाई भी बहुत बड़ा कैनवस में एक रखे उपलब्धि सरकार की। अब विपक्ष का जो रोना और आलोचना करना जो उनकी स्थिति बनी हुई है और ये भी किए, लेकिन हम यहाँ पे एक क्षेत्रीय पार्टी और एनडीए के मजबूत गठबंधन के दौर साथी के हिसाब से मैं एक सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धि बताता हूँ कि एनडीए सरकार की उपलब्धि क्या रही। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है, शहादत दिवस है। यही एनडीए की सरकार है आयुष 2024 में भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की। माननीय प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा जी के जो जन्मस्थलीय उलीहातू गांव आए और जो शेड्यूल 5 का जो राज्य है झारखंड, जिसको आजसू पार्टी ने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से जिस तरह से अलग करवाया झारखंड को, जो लास्ट पे झारखंड नहीं बनना देना चाहते थे, झारखंड का सृजन किया, उस झारखंड को सजाने संवारने और यहाँ के आदिवासियों के लिए भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने, एनडीए की सरकार ने 6,640 करोड़ रुपया का परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ झारखंड के लिए एनडीए सरकार की। आप आलोचना कीजिए ना, आप सत्ता पे हैं। आज केंद्र के साथ आपको एक समन्वय बना के बनना चाहिए था कि आदिवासियों के उत्थान के लिए जो केंद्र ने परियोजना लाई थी, राज्य सरकार कितनी ललायत है कि इसको धरती पर उतारे। इस पे होनी चाहिए आलोचना। आप भाई बैठे हुए हैं, आप लेके बैठे हुए कि हम आलोचना ही करते रहेंगे। अरे विपक्ष की भूमिका भी होती है सकारात्मक, आप चीजें कीजिए। जिस तरह से जनजातीय गौरव दिवस मिला, जिस तरह से जनजातीय भाई बहन जिस तरह से अभी जिस हालत में रह रहे हैं, उनको अगर अपग्रेड करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एनडीए की सरकार ने परियोजना लाया था, उसको आप उतारिए ना धरातल पे। आप सिर्फ पर आलोचना ही आलोचना करते। अरे आलोचना ही करना रहता तो आज 11 सरकार क्यों जनता आपको वोट देके दोबारा सत्ता पे लेके आती है एनडीए सरकार को? कुछ तो अच्छाइयां होगी। कितना आप नकारात्मक बात करते हैं भाई साहब। आपको एक होना चाहिए कि केंद्र में जो सरकार है उसके साथ एक समन्वय स्थापित करे और साथ साथ में एक अच्छी भूमिका विपक्ष की निभाए। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मैं आजसू पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है और हमारा जो है बहुत बड़ा कैनवस नहीं है, हम झारखंड को बनाए हैं और झारखंड को संवारने के लिए जो हम इच्छा रखते हैं उसके लिए हम यही देखेंगे कि सबसे बड़ी उपलब्धि आज भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पे ये जो परियोजना माननीय प्रधानमंत्री एनडीए सरकार ने 2024 पे लाया था, ये सरकार मिलके धरातल पे उतारे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, जो तमाम तैयारियां थी उनको धरातल पर उतारा जाए, यही एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, ताकि राज्यवासियों का हित हो सके। या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक समन्वय स्थापित करते हुए केंद्र की तमाम योजनाओं को लगकर एक साथ एक मुश्त एक यूनिट की तरह काम करते हुए राज्यवासियों को इसका फायदा कैसे मिले, इसकी तैयारी होनी चाहिए। रुक करते हैं हम कांग्रेस पार्टी का। सुनील जी, देखिए कई तरह के गंभीर आरोप आप लोगों पर भी लगे हैं। आरोप ये लगा है कि 11 साल में कई काम हुए, लेकिन जो काम अच्छा हुआ उसके खिलाफ भी आप आवाज उठाते रहे और सिर्फ नकारात्मक भूमिका में विपक्ष नजर आई, या सदन के भीतर हो या बाहर हो। आयुष जी, अच्छा काम होता तो राहुल गांधी जी को 140 सांसद धक्का मार के गिराकर और उन्हीं पर, जब लोकसभा के अंदर हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है
तो जब अडानी के मामले में अमेरिका में केस होता है तो राहुल गांधी जी उसी को कहते हैं कि लोकसभा के अंतर्गत उसको प्रश्न काल में उठाया जाए और उस पर चर्चा किया जाए। उसके मतलब अडानी और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी जी के मित्र पर कोई भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए, तो हमला होता है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पुलवामा घटने पर कहा कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाकर उसकी जांच किया जाए, आज तक उसकी खुलासा नहीं हुआ। पहलगाम की बात आपने कर दिया, पहलगाम की जो घटना घटी, हमारे अभी 22 और 26 हमारे भारतीय मारे गए, उनका अभी चिता का आग भी ठंडा नहीं हुआ है। आप सिंदूर योजना के रूप में अपना राज्य में लगे अपना देश में निकालने के लिए, तो आप जब राहुल गांधी जी ये मांग करते हैं कि भाई हमारे 4 आतंकवादी कहां गए, उसकी खुलासा होनी चाहिए, उस पर आप बात नहीं करते हैं। तो आप जब बात ही करने के लिए किसी मुद्दे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप विश्वास करते हैं, 1971 की बात इन्होंने कही, इन्होंने यह बात नहीं कही कि अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनका कोई भी बात नहीं सुनने का काम किया और पाकिस्तान पर हमला करके पूरी दुनिया को बताने का काम किया कि भारत के सैनिक बहुत मजबूत हैं और दुनिया होशियार रहो, भारत के सैनिकों पर कभी उंगली नहीं उठाओ। लेकिन इनके विधायक पठानिया उधमपुर से, जम्मू कश्मीर के विधायक हमारे एयरफोर्स को नालायक कहते हैं। इनके मंत्री मध्य प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारी सैनिक बहनों पर उंगली उठाते हैं, हमारे सैनिक को अपमानित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। यही प्रश्न जब हम प्रश्न पूछते हैं तो एंटी नेशनल है, भारत विरोधी है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें भी भारत के लोगों ने एक मजबूत प्रहरी के रूप में चुना है और आप कहते हैं राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण कराया। राम मंदिर में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर सुप्रीम कोर्ट गया हो तो आप नाम बताइए। पूरे यहाँ के साधु संतों ने, मठाधीशों ने संघर्ष करके और राम मंदिर निर्माण में भारत के सभी हिंदुओं ने चंदा देकर निर्माण कराया और मोदी जी के करीबी चंपक राय ने 1400 करोड़ चंपत कर गया। आपने उद्घाटन किया तो जब एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता आंदोलन में नहीं थे, लालकृष्ण आडवाणी को फिर क्यों गिरफ्तार? मैं क्या बोला मैं निर्माण की बात कर, मंदिर निर्माण इनका दिया हुआ है। आप धारा 370A जो हटाए हैं जम्मू कश्मीर में, वो अपने मित्रों को जमीन वहां से कब्जा करने के लिए हटाए हैं। तो आप जिस तरह की बातें करते हैं, हमारा कहना है कि आप बताइए 22 करोड़ नौकरी कहां मिला? सबसे प्रमुख बात रोजगार की होनी चाहिए। अगर उसने मोदी जी का बयान सुनाइए, अगर उन्हें कहा हो कि हम 22 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं, आप तो सारी वैकेंसियां बंद कर दिया है, सारी नौकरियां आपने बंद कर दिया है, सारे निजीकरण क्यों आप लेके जा रहे हैं? आप जब हमारे राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता सभी पूछते हैं, आपने क्या कहा? जब पूरे विपक्ष एक साथ खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री और देश की भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को यह कहती है कि जो भी आप देश हित में, देश की सुरक्षा में आप निर्णय लोग उसके साथ हैं, लेकिन जब आपने सीज फायर 12 बार अभी तक ट्रंप ने कह दिया है कि सीज फायर मेरे दबाव में और व्यापार के दबाव में हुआ है, तो आपने सीज फायर, आप उस पर तो चर्चा नहीं किए, आप उस पर तो आपने पूरे विपक्ष को बैठाकर चर्चा नहीं किए। तो राहुल गांधी जी ने जो सवाल कर रहे हैं, आपने क्या कहा? देखिए, हमारा कहने का मतलब है जिस तरह की आप बात करते हैं तो बातें जो होनी चाहिए बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। बुजुर्ग नागरिक को रेलवे में जो कांग्रेस के जमाने में 50% आपका रिलीफ मिलता था, कि आपका 500 का टिकट था 250 में, उसको खत्म कर दिया। आप आज देख लीजिए कि भारत के जीवन रक्षक दवाई पर 11% का टैक्स लगा दिया गया। तो आप तो सिर्फ गरीबी को मारने की रास्ता आप तो ढूंढ रहे हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी 11 वर्षों में, इन्हीं के अरविंद सुब्रमण्यम जी जो हैं, जो इनका चीफ इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री का हुआ करते हैं, 2019 में इसलिए इस्तीफा दे दिया कि हम पर आंकड़ा को बढ़ाकर प्रस्तुत करने और पेश करने के लिए कहा जाता है। तो आप तो देखते चलिए कि इनकी क्या है। आपका इन्हीं विनोद कुमार राय जी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के घेराबंदी में आ गए और उन्होंने 2013 में क्या बता दिया कि 2 लाख करोड़ का घोटाला है, और 2021 में क्या बता रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन में गलती था, और तब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर प्राप्त कर लिए। तो जब विपक्ष के लोग प्रश्न करते हैं किसान पर, आज देखिए पूरा किसान रोड पर है, पूरा नौजवान रोड पर है, कहीं भी खुशहाली नहीं है, कहीं भी अमन चैन नहीं है। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूं, हमारी हो सकता है इस पर मेरी बिल्कुल सही चीज नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप एक चीज स्पष्ट करता हूं कि अगर क्या है मामला। देखिए सुनील जी जल्दी बात, मैं तुरंत उसको लाया, तुरंत लाया उसको मैं।
अभी तुरंत उसको मैं लाया। देखिए, एक सेकंड कई का तरह के समय, गंभीर एक आरोप सेकंड का, एक जी। सेकंड का समय आप ले जिसमें रहे हो, वो ज्यादा नहीं। श्योर नहीं, आप चलने एक- देंगे एक ऐसी सेकंड चीज का को। समय ले रहा हूं, वो एक अपनी सेकंड। बातों को पहले रखे, उसके बाद तय नहीं, करेंगे वो कह रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूं। देखिए देखिए आयुष, उद्योगपति फायर, एक सीज फायर, एक भारतीय उद्योगपति की गिरफ्तारी वारंट रुकवाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के साथ समझौता किया गया। एलन मस्क ट्रंप के निजी नहीं, देखिए, सलाहकार, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, ये उद्योगपति, ये हल्की बात नहीं है। देखिए उनका, सुनिए, देखिए आप इसको देखिए, सेना के देखिए। शौर्य और पराक्रम पर आप सवाल देखिए, यहाँ नहीं उठता मैं है। क्या सेना और शोर की बड़े मोदी जी बड़ी मामला है, मैं सेना पर बात नहीं किया। देखिए इसको, नहीं नहीं आप देखिए, जूम ये करके दिखाइए राजनीतिक इसको। बयानबाजी है, इस पर जूम बातचीत करके नहीं दिखाइए, करेंगे। मेरा आप बयान नहीं है, मेरा बयान नहीं है, हम एलन मस्क का बयान ध्यान से है, उनको मेरा बयान नहीं, सुन रहे हैं। एलन मस्क का बयान है, मेरा बयान नहीं है। चलिए ठीक है, हम नहीं है, मैं बोला एलन मस्क का नहीं है। सुनील जी, उनका देश से कोई मतलब नहीं है, नहीं नहीं, एलन मस्क का बयान भी नहीं है हम ऐसा। आएंगे आपके पास। एक्स के ओनर है। मैं अब अपनी सुनील जी ने बात पूरी कर ली तो मैं बोलूं। सुनील, प्रतुल जी, देखिए, अच्छे से डिबेट चल रहा है, कोई किसी को नहीं टोक रहा, तो मुझे भी समय दें। अब मैं शुरुआत करता हूं कि जिस तरीके से नकारात्मकता से शुरुआत हुई है, सब अच्छी चीज़ों की सराहना करनी चाहिए। हम भी मुख्यमंत्री को अच्छा प्रयास करते हैं तो उसकी सराहना करते हैं। इंदिरा गांधी को उस समय आप याद करें 65 और 71 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समर्थन दिया था, लेकिन उस तरह की भाषा नहीं बोली थी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी जी या कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो तो कह रहे थे साहब, एक तरह से दो तरह की भाषा बोल रहे थे कि हाँ हम साथ हैं, लेकिन सोनिया गांधी के दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे हिंदुओं को चुनकर इसलिए मारा गया क्योंकि मुस्लिम असुरक्षित हैं। इनके मुख्यमंत्री कर्नाटक के, एक ही दो राज्य में तो इनके मुख्यमंत्री हैं, उसमें से एक मुख्यमंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कोई कनेक्शन नहीं है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं चन्नी साहब, वो कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान को गलत तरीके से हम ब्लेम कर रहे हैं, आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान से नहीं आए हैं। इनके जितने बड़े नेता थे दूसरे स्वर में बोल रहे थे। अब आप देखें इनके जो पवन खेड़ा है वो तमाम तरह की बातें बोल रहे थे, और अब शहबाज शरीफ साहब और जो बिलावल भुट्टो ये दोनों घूम रहे हैं पूरे विदेशों में, तो राहुल गांधी जी के बयान को कोट करें। हम तो यही कहते हैं कि जिस समय 370 धारा हटा था, जिस समय कांग्रेस को बहुत चोट लगी थी इनके तुष्टीकरण की राजनीति पे, तो उस समय राहुल गांधी जी ने जो आपत्ति दर्ज की थी और लिखा था प्रधानमंत्री को पत्र कि कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में स्थितियां बिगड़ रही है। पाकिस्तान के तत्कालीन मानवाधिकार मंत्री शरीन ने पत्र लिखा यूएनओ में इस मुद्दे को उठाया कि जो विपक्ष के एक प्रमुख नेता है राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद पाकिस्तान में जो है वो, माफ कीजिएगा, कश्मीर में जो है वो अनरेस्ट है। तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। 1971 की लड़ाई में दो भाग में बटा, इसके लिए हम लोगों ने हमेशा स्वागत किया, अच्छी चीजों की सराहना करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने का वो सबसे अच्छा मौका था। मानेक शॉ ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने हड़बड़ी में 93,000 लोगों को शिमला समझौते में वर्चुअली सरेंडर कर दिया, एक तरीके से 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को लौटा दिया बिना कोई अपने सैनिकों को लौटाया या बिना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लिए, ये कौन सी बात है। 65 का युद्ध हम जीते लेकिन रन ऑफ कच्छ का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। आप सोचे अस्काई चीन का हजारों स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने पहले कब्जा किया फिर चीन को दे दिया। नेहरू जी कहते हैं पार्लियामेंट में एक तिनका वहां जो है उगता नहीं है, इसलिए जाने दीजिए, इस जगह का नाम भी किसी ने नहीं सुना। तो ये जो बातें कह रहे हैं ना, बातें तो बातें हैं, और जहां तक ये बातें होती हैं तो हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे सैन्य बलों ने पराक्रम दिखाया। उसके बाद भी लोगों को अगर सबूत मांगना है तो वो सेना के डीजीएमओ पर कहीं ना कहीं प्रश्न कर रहे हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशनल सक्सेस है, हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे जो हमारा लक्ष्य था वहां प्राप्ति की। और भारत का जो प्रतिनिधिमंडल जाता है जिसमें शशि थरूर साहब कांग्रेस के नेता थे, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल थे, वो आनंद शर्मा भी थे, और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि क्या देश में पैट्रियट होना इस तरह का हो गया कि हमें टारगेट किया जाता है। इन नेताओं को टारगेट करते हैं। कांग्रेस की मीडिया सेल के चेयरमैन है पवन खेड़ा, वो कहते हैं कि साहब किस तरह की भाषा, ये कांग्रेस जो है ये कांग्रेसी नहीं, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो गए। क्या बात, देश की बात बोलना, क्या विदेशों की धरती पर जाकर कब से आपको ये लगने लगा दलगत भावना से ऊपर। प्रतुल जी, सीज फायर पर आते हैं। देखिए तमाम तरह के आरोप, सीज फायर पे तो हम लोगों ने स्पष्ट किया ना कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने पर ये भारत ने विचारा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ कि नहीं, और ऑपरेशन ब्रेक हुआ है। कौन सा अभी सीज फायर हो गया, हम लोगों ने अभी किसी तरीके के कार्रवाई को रोका है, पर ये टेम्पररी है। एक बयान अगर अरे पर ट्रंप के एक बयान की चर्चा होती है, नहीं अब मुझे भी सुन रहे आयुष,
ट्रंप के एक बयान की चर्चा होती जो उन्होंने ट्वीट किया, वो सही में बैड टेस्ट में था, वो एज एन इंडियन मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ट्रंप के उस बयान को क्यों भूल जाते हैं कि साहब हमने मध्यस्थता करने का सार्थक प्रयास किया था, लेकिन दोनों देशों ने आपसी सहमति से इसको किया। जो ट्रंप ने विदेशों की धरती पर, ये वीडियो भी है, आप बोलेंगे वीडियो भी करके, ये बयान भारत सरकार के किसी मंत्री की ओर से या फिर प्रधानमंत्री की ओर से क्यों नहीं सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप का कहीं कोई हाथ नहीं है, बस एक मध्यस्थता वो कर रहे थे, जो भी कुछ हुआ है हम दोनों देशों के बीच में बातचीत हुआ, ये बयान सामने हमें अपने सैन्य बलों पर पूरा विश्वास है। जब एक ये ऑपरेशन था, मिलिट्री ऑपरेशन था, मिलिट्री ऑपरेशन के सक्सेस को हमारे डीजीएमओ जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसको हमने पूरा किया, और युद्ध में कोलैटरल डैमेज होता है लेकिन हमारे एक भी पायलट को क्षति नहीं पहुंची, और पाकिस्तान को हमने नेस्त नाबूद किया, उनके आतंकी ठिकानों को। तो उसके बाद अगर हमें किसी विदेशी थर्ड पावर के कहने पर कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता हो तो लानत हो ऐसे देश के देशभक्ति पर कि कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है और हमें अपने सैन्य बलों पर विश्वास नहीं है। हमें अपने सैन्य बलों पर विश्वास है। मिलिट्री ऑपरेशन में डीजीएमओ का जो बयान है वो सर्वोपरि था और हमको उसको मानकर चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए डीजीएमओ का जो बयान है वो सर्वोपरि है। अच्छा, एक फाइनल पॉइंट और आयुष, अभी बात चल रही थी कि मोदी जी ने कोरोना में थाली और ताली बजवाया। देखिए क्या होता है ना कि पूरे देश में भय का माहौल था उस समय। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था वो भी चाइना और इंडिया को लेकर बहुत सस्पिशियस था कि इतनी बड़ी आबादी है, अगर यहां पर कोरोना अगर कस के फैलेगा तो कम से कम 30-40 करोड़ भारत में उम्मीद थी, ऐसी आशंका है जाहिर की जा रही थी कि ऐसी मौतें हो सकती है। तो ये जो थाली और ताली था वो प्रतीकात्मक था, वो लोगों में जोश भरने का, कोरोना से लड़ने का, जुनून भरने का। अब आप कहेंगे क्या साहब ये चरखा काटना क्या था? चरखा काटने से आजादी मिली थी, चरखा भी प्रतीकात्मक था देश को एक बंधन में बांधने का। तो उसी तरीके से थाली और ताली पर जो प्रश्न करते हैं वो चरखा का भी जवाब दे। चलिए सीधे तौर पर अब अगर हम बात कर लें तो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठे तो सीधे तौर पर करना है भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए के तमाम नेताओं का कि हमने अपनी मजबूती को दिखाया। पूरा विश्व ये जानता है कि हमने क्यों एक्शन लिया था और हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। हालांकि सीज फायर को लेकर कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोविड काल की बात कर ली जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर ली जाए या बात करें हम स्वरोजगार को लेकर, देश विकास की राह पर आगे बढ़ा है। और ये आरोप भी है और माफ कीजिएगा ये तथ्य भी रखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कई जगहों पर इन्हें मेंशन भी किया गया है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और आज जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के तहत काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे सबका साथ हो, कैसे सबका विश्वास हो और कैसे सबका विकास हो। हम रुक करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ हैं। क्षितिज जी, सीधे तौर पर यह कहना कि देश में कुछ नहीं हुआ है यह आप भी जानते हैं कि गलत होगा और ये तमाम देश की जनता भी जानती है कि ये कहना गलत होगा। लेकिन अगर हम बात कर ले, देखिए ईंधन की बात हुई थी, ईंधन के रेट नहीं गिरे जो वादे किए गए थे। ब्लैक मनी की बात की जाए, काला धन देश में उस हिसाब से नहीं लौटा जिसके वादे किए गए थे और भी कई गंभीर आरोप आप लोगों ने लगाए हैं। चलिए ये बातें एक तरफ, दूसरी तरफ क्या विदेश नीति में हमारा सुधार नहीं हुआ है, इसको भी आप नकारिएगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर हमने जो पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, ये क्या देश की उपलब्धि नहीं मानेंगे आप? देखिए आयुष जी, दो सवाल मुख्य आपने पूछा। पहले विदेश नीति, आप देखिए आप ये बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ आप देखिए कि अभी पहलगाम हमला के बाद आप देखिए भारत के साथ जो कि रूस हमेशा एकदम खड़ा रहता था, वो क्या रूस खड़ा था? रूस ने ये स्टेटमेंट दिया सीधे तौर पे। आप बताइए कि भारत के लिए कौन स्टेटमेंट दिया सीधे तौर पर? क्या आज बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है? हमारे पड़ोसी देश में बोल रहे हैं। क्या आज चाइना भारत के साथ खड़ा है? क्या आज श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है? क्या आज नेपाल भारत के साथ खड़ा है? आप बताइए कौन भारत के साथ खड़ा था? क्या भारत अलग थलग नहीं पड़ा था अभी के उसमें? मैं मानता हूं सर, और बार बार भारतीय जनता पार्टी के बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं प्रवक्ता कि इंदिरा गांधी जी ने पीओके को वापस क्यों नहीं, पलट के सवाल ये तो हम भी आपसे पूछेंगे, आपने क्यों नहीं लिया? हमने भी, हमारे सेना भी तो सिकंजा कसा था, सीज फायर करना चाहिए था, लेकिन कहना चाहिए था कि पहले मेरा पीओके वापस दो तब जाकर के बात करेंगे। पहले उन आतंकवादियों को दो जो बार बार भारत में जिनके लोग घुस करके हमला करते हैं, तब जाकर के हम बात करेंगे सीज फायर का। लेकिन देखिए ऐसा नहीं हुआ, सीज फायर कर लिया पूरा भारत। क्या अचंभव नहीं था?
सीज फायर होने के बाद, अचानक सीज फायर। अच्छा, 1971 में क्या क्या वापस लिए गए थे ये भी बता दीजिए। सॉरी, 1971 में क्या क्या वापस लिए गए थे ये भी बता दीजिए। नहीं, 1971 में क्या क्या वापस लिए गए थे वो बताने के लिए तो मैं नहीं बैठा हूं आज। मैं बैठा हुआ क्या, मैं तो ये कहा ना 1971 में पीओके वापस नहीं लिया गया था, तो क्या एक बार फिर पीओके वापस नहीं लिया जाएगा? क्या फिर हमारे सेना जो उसने किया तो फिर तो आपने भी किया, आपने भी कर दिया। और क्या भारत, आप बताइए ना कि हमारे सेनाओं के पराक्रम को जो बार बार ये कहते सवाल उठाते हैं, क्या शहादत पर वोट मांगना सही है? क्या शहादत पर भारत के प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगा लोगों से जाकर के? बिल्कुल मांगा है, शहादत पर वोट मांगा गया है। मैं मणिपुर पर सवाल पूछना चाहता हूं, अभी भी मणिपुर में दंगा धड़का हुआ है। क्या मणिपुर पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भारत का अंग नहीं है? क्या जब हम ये इसके लिए पार्लियामेंट में जब हम चर्चा करना चाहते हैं तो गृह मंत्री भागते क्यों हैं? क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? क्या उनका कोई जवाब देने पर तो खुद मैं तो सवाल पूछा आयुष जी, संसद में आए थे और उन्होंने बकायदा 1.5 घंटे का भाषण दिया था, ये शायद याद होगा आपको जी। सवाल, भाषण दे देना और सवाल का जवाब दे देना, उसमें अंतर होता है। और आप बताइए ना, आपका 1.5 घंटा का भाषण देना जरूरी है या आज भी धधक रहा है जो मणिपुर, उसको रोकना जरूरी है? क्या मणिपुर में आज भी दंगा नहीं हो रहा है? क्या मणिपुर आज भी नहीं जल रहा है? क्या मणिपुर में, आप बताइए कि माननीय गृह मंत्री कब गए मणिपुर? माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए मणिपुर? आप तो बार बार सवाल पूछते हैं क्यों जाते हैं। आप बताइए, रेल हादसे होते हैं लेकिन रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते हैं। आप बोलिए, आप बताइए कि गृह मंत्री जवाबदेही नहीं लेते हैं, जबकि ये मानते हैं कि हमारी फेल्योर थी। इसके बाद क्या हम मानते हैं पाकिस्तान पर हमने बार बार हमला किया, पुलवामा के बाद हमने हमला किया, तो पुलवामा के बाद पहलगाम क्यों? ये सवाल होनी चाहिए कि नहीं? सही बात। हमारी सेना वहां पर क्यों नहीं थी जब हमला हुआ? सही बात इसलिए है, हमारे लोग क्यों नहीं? आप लोग लगातार ये बोलते रहे हैं कि पुलवामा के बाद हमारा देश बिल्कुल सेफ हाथों में है, और ये सवाल उठाना इनका लाजमी है कि पहलगाम फिर कैसे हुआ। नहीं आयुष, सही बात से बेहतर शब्द हो सकता है। आप अग्री नहीं करें, कृपया आप चैनल नहीं, ये अग्री, मैं इस पर अग्री कर रहा हूं कि कैसे जब आप लोग लगातार ये दावा करते रहे हैं, पैनल डिस्कशन में कोई पॉइंट रख रहा है, आप अग्री कर रहे हैं, इसका मतलब चैनल अग्री कर रहा है, तो थोड़ा इससे परहेज बढ़ते तो बेहतर होगा। ये आपसे आग्रह, बात से अग्री कर रहा हूं, आग्रह है आपसे, बाकी आपका कॉल। आयुष जी मैं फिर कह रहा हूं, और किसानों के लिए आपने तीन कानून लाए जो कि सही नहीं था, किसान ने मांग किया, आपने उस कानून को वापस नहीं लिया। कब वापस लिया? जब 700 किसानों की शहादत हुई, तब जाकर के आपने वापस लिया। क्या उन 700 किसानों की शहादत आप वापस दे सकते हैं उन किसानों के? क्यों आपने पहले वापस नहीं लिया? जब किसान ही खुश नहीं थे उस कानून से, तो आपको वापस ले लेना चाहिए था। तो आज वो 700 किसान नहीं मरे होते, वो कटीले तार के लिए कई दिनों तक वहां पर बैठे हुए नहीं रहते किसान। तो ये जो सरकार की ये जो गलतियां हैं वो तो गिनाएंगे। रोजगार आपने दिया नहीं, आपने केवल भारत को एक दूसरे में बांटने का कोशिश किया। बटोगे तो कटोगे पे आपने टिकर रह गया। प्रवास जी को समय देते हैं। प्रवास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उस बीच में हम इसलिए हम हाथ उठाए थे कि कुछ चीजें देश की अस्मिता और सुरक्षा के लिए होता है। आपका चैनल रीजनल चैनल है, लेकिन जाना माना है, विश्व स्तरीय, लोग सारे लोग देखते हैं। आप वो ऑन एयर वो बात कीजिए जो तथ्य वाला बात। अभी आरजेडी से साथी बैठे हुए हैं, क्षितिज जो बोल रहे थे, सीज फायर शब्द का कोई भारतीय नेता या सत्ता पे बैठे हुए कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, जो मंत्री है, किन्हीं के पास से कोई शब्द आया है क्या? ये बता सकते हैं उनका नाम? सीज फायर ये बार बार शब्द यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, स्पष्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बोल दिए थे कि हम ये जो प्रहार है उन आतंकियों के लिए है जिसने हमारे भारत में घुस के भारतीयों की निर्मम हत्या की। उस आतंकियों ठिकाने पे प्रहार है। हम तो युद्ध पे नहीं थे। तो ये सीज फायर का शब्द आप कहीं से भी लाके कुछ भी आप ऑन एयर बोल दीजिएगा और आप उस पर रोकिएगा भी नहीं आयु। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तथ्यात्मक बात रखिए। देश है तो सब कुछ है। देश की अस्मिता की बात होगी तो हम वहां पे रोकेंगे। आप रखिए ना बात, आप किसी के हवाले से खबर दिखाइए। सीज फायर का शब्द कहां से आया? आप उसको हवा में बनाए हुए हैं। पूरे प्रेस में, पूरे मीडिया में प्रेस में प्रवास का समय है, प्रवास का समय है, आयुष जी प्रवास का समय, कोई नहीं टोक रहा है। आप प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। आप बोलिए पेपर गलत
इंटरप्ट नहीं किया, सबने बारी से अपनी बातें रखी। आयुष, मेरा भी आपसे आग्रह है कि सब लोग अच्छे से अपनी बात अपने समय पर रखें, परवाज को भी रखने दें, फिर उसके बाद जिसको बोलना है। सुनील जी जो बोल रहे हैं ना कि अखबार में छपा है, अखबार में छपा है, आपके नेताओं का वर्षन छपा है, आपके नेताओं का वर्षन छपा है। अखबार या प्रेस पे उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये वर्षन छपा है सीज फायर का, लेकिन आपके नेताओं का। आप बताइए ना, सत्ता पे बैठा हुआ कौन सा शख्स बोला है कि सीज फायर हो गया? बताइए नाम, आप पार्टी के प्रवक्ता है, बताइए। लेकिन हम आपको गिनती गिना देते हैं कि आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, चाहे छोटा से छोटा एक कार्यकर्ता हो, सीज फायर पे सीज फायर बोले जा रहे हैं ऑन एयर हर एक जगह पे। अरे देश की अस्मिता सुरक्षा के बारे में सोचा कीजिए कुछ बोलने से पहले कि आपका बात किस तरह से हवा में घूमता रहता है। प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। वक्त की पाबंदी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में। हम एक आखिरी सवाल भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहेंगे। देखिए, जो तमाम सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाते हैं, केंद्र की मोदी सरकार से, विपक्ष की ओर से पूछे जाते हैं, क्या ईंधन सस्ता हुआ? क्या काले धन वापस आ गए? क्या पुलवामा अटैक के पीछे कौन था, ये साफ हो पाया? कैसे आरडीएक्स आए, ये साफ हो पाया? क्या पहलगाम में हमला करने वाले वो 4 आतंकी गिरफ्तार हो पाए? तो कैसे ये तमाम सवाल आपसे ना पूछे जाएं? देखिए, 26/11 के मुंबई हमले के बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, उस समय उनका जो स्टेटमेंट, सबसे कड़ा स्टेटमेंट आया था कि इससे शांति वार्ता जो है वो थोड़ी डिरेल हो सकती है। ये भारत था उस समय का। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का वर्जन आया, जो पहलगाम अटैक हुआ, कि धरती के किसी कोने पे होंगे जो आतंकी और आतंकी के सरगना, उन जो फैक्ट्री है वहां हम नेस्त नाबूद करेंगे। ओसामा बिन लादेन अमेरिका की तमाम CIA से लेकर FBI से लेकर जितनी एजेंसी थी, उसको खोजने में 10 वर्ष लगा। यकीन मानिए, 26/11 के मुंबई हमले के जो आतंकी थे, इस बार जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया उसमें मारे गए। कहीं भी होंगे, कोई नहीं बचेगा। और जो कहते हैं ना बेचना देश को, ये देखिए 15 दिसंबर 1994 का भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया समझौता, ये मैं समझौता की प्रति दिखा रहा हूं, जिसमें तत्कालीन यूपीए सरकार ने किया था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, कि ट्रूप मूवमेंट जो भी होगा भारत की आर्मी का, वो 90 दिन पहले पाकिस्तान को बताया जाएगा। तो ये तो आस्तीन के सांप है, पाकिस्तान को ट्रूप मूवमेंट जानकारी देने वाला, ये इनका अग्रीमेंट है। अब आप बताएं, इससे बड़ा क्या हो सकता है प्रूफ कि 90 दिन पहले, मैं 90 दिन पहले मुझे बताना होगा आर्मी किधर जाएगी, कौन एजेंट है, किस तरह का एजेंट है, ये अग्रीमेंट है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने क्यों नहीं खंडन किया कि ट्रंप ने कहा कि सीजफायर मैंने कराया, एक व्यापारी को बचाने के लिए कराया? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी ने खंडन करने का काम किया? जो उपलब्धियां हैं उन पर भी बात होनी चाहिए, खास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, कैसे मेक इन इंडिया काम कर रहा है, कैसे हमारी विदेश नीतियां सफल होती नजर आई हैं, कैसे कोविड काल के दौरान हमने पूरे विश्व को बताया कि हम कैसे विश्व गुरु हैं और पूरे विश्व को हमने वैक्सीन देने का काम किया। ये तमाम उपलब्धियां हैं जो केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक सितारा साबित हो रहा है। हालांकि कुछ नकारात्मक मुद्दों पर उठाए गए हैं सवाल, उन तमाम सवालों पर भी भारतीय जनता पार्टी को काम करना होगा, केंद्र की मोदी सरकार को काम करना होगा, ताकि धीरे धीरे विपक्ष के इन तमाम प्रश्नों के जवाब मिल सके। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ परवाज खान जी जुड़े हुए थे आजसू पार्टी से। परवाज जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।